हेलो एवरीवन, कैसे हो सब आप सब। आई होप सब ठीक ही होगे। चलो बिना किसी देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? पहला ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है और लैंगिक भेदभाव को कम करता है, और चौथा ऑप्शन है लैंगिक समानता को बढ़ाता है। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन को पढ़ लो पहले और फिर ध्यान से आंसर करना है। एक पिता अपने बेटे को बोलता है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। ये किसको दर्शा रहा है? पहला ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादी का मतलब होता है कि भाई जेंडर को दर्शाता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगी। तो इसका मतलब यही है कि पिता एक जेंडर को दर्शा रहा है। तो हमारा ऑप्शन पहला भी यही बोल रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक यानी जेंडर को दर्शाता है। हमारा ऑप्शन होगा पहला इसका सही। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। ये लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती नहीं देता है बल्कि बढ़ाता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत होगा। तीसरा ऑप्शन लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ये लैंगिक भेदभाव को बढ़ाता है, कम नहीं करता है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। समानता को बढ़ावा नहीं देता, ये असमानता को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा एक सही। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में प्रोग्रेसिव क्लासरूम। पहला ऑप्शन, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। तो एक प्रगतिशील कक्षा क्या है? जहाँ बच्चा सक्रिय रहकर कुछ एक्टिविटी कर रहा हो, वही प्रगतिशील कक्षा होता है। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अगर अध्यापक एक कठोर पाठ्यक्रम का पालन कर रहा है, क्या एक प्रगतिशील कक्षा होगी वो? पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। हमें ऑप्शन काटने आने चाहिए। जो हमारा ऑप्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाना है, अगर नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव रखना है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की, ये बच्चा इससे ऊपर है, ये बच्चा इससे ऊपर है, हमें बच्चों को लेबल भी नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ये बिल्कुल सटीक आंसर है कि बच्चे को हमेशा ज्ञान के लिए मौके प्रदान करने चाहिए ताकि बच्चा अधिगम ग्रहण कर सके, नए नए विचार ग्रहण कर सके, इसलिए हमारा आंसर होगा थर्ड इसका। और फोर्थ, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित, ये भी गलत है। अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करना है हमें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, पहला ऑप्शन, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। दूसरा ऑप्शन, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तीसरा ऑप्शन, छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। चौथा ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बारे में सोचना है। हमें 1 मिनट मिलती है, 1 मिनट में हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में हमें ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर फिर आंसर लगाना है। ये भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमारा क्वेश्चन वो है कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करें। यानी एक अध्यापिका है जो बच्चों को संकेत प्रदान कर रही है, तो संकेत हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, यानी लेव वाइगोस्की की भाषा में इसे क्या कहते हैं? बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी। ये बच्चों को अनुप्रेरित नहीं करते बल्कि ये प्रेरित करते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया।
दूसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना काम करेगी। ये पाड़ क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, ये पाड़ है क्या? पाड़ है, पाड़ बोलते हैं कि जो सहायता प्रदान की जाती है, सहायता को ही पाड़ बोलते हैं। तो ये क्या, क्यों, कैसे, ये तीनों क्वेश्चन ही बच्चे को सहायता प्रदान करेंगे अधिगम में। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड कि अधिगम के लिए पाड़ प्रदान करेंगी। और ये पाड़ के शब्द यूज भी वाइगोस्की ही करते हैं और कोई नहीं करते। जहाँ पाड़ आ जाए समझो कि वाइगोस्की की बात हो रही है। तो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है छात्रों में प्रत्याहार, ये भी गलत होगा, प्रत्याहार नहीं। और चौथा ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगा। ये अर्थहीन नहीं होता, ये सहायता प्रदान करता है। मैंने अभी बताया कि सहायता प्रदान करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सेकंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है सामाजिकरण के बारे में? पहला ऑप्शन, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। दूसरा ऑप्शन, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षीय सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा समकक्षीय सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। क्या होगा? और चौथा ऑप्शन है हमारा परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि सामाजिकरण की दो एजेंसी होती हैं। एक तो प्राथमिक एजेंसी, कौन सी एजेंसी? प्राथमिक एजेंसी। एक होती है द्वितीय, दो एजेंसी होती हैं। थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं है तो आप समझ जाना। एक प्राथमिक होती है और एक द्वितीय होती है। प्राथमिक एजेंसी में हमेशा परिवार आता है। प्राथमिक में क्या आता है? परिवार आता है हमेशा। परिवार प्राथमिक में आता है। परिवार इसमें आता है प्राथमिक में, परिवार प्राथमिक में आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ परिवार आए उसे प्राथमिक में रखना है और विद्यालय को हमेशा द्वितीय में रखना है। विद्यालय को हमेशा द्वितीय में रखना है, हमेशा द्वितीय में रखना है। इस बात का ध्यान रखना कि विद्यालय आएगा तो हमेशा द्वितीय में रखेंगे और परिवार आएगा तो हमेशा प्रथम में रखेंगे। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक। अभी मैंने बताया था कि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभी मैंने बताया था कि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, ये बात सही है, यहाँ तक तो ठीक है। और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, ये बात भी सही है। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। मैंने अभी बताया था जहाँ विद्यालय आए तो द्वितीय में रखना है और परिवार आए तो उसे प्राथमिक में रखना है। दूसरा ऑप्शन विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक, विद्यालय प्राथमिक नहीं है, द्वितीय, ये ऑप्शन गलत हो गया। और तीसरा ऑप्शन है समकक्षीय सामाजिकरण के प्राथमिक कारक, तो ये भी नहीं होगा, समकक्षीय भी द्वितीय में आते हैं। और चौथा ऑप्शन बोलता है कि परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक, परिवार प्रथम है, मैंने अभी बताया तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा इसका आंसर होगा, फर्स्ट आंसर होगा इसका। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बहुबुद्धि यानी अनेक प्रकार की बुद्धि। किसने दी थी? गार्डनर की थ्योरी है ये। तो क्वेश्चन पढ़ लिया और पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तीसरा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। चौथा, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। क्या होगा इसका आंसर? बहुबुद्धि का सिद्धांत। सबसे पहले तो यही सोचो कि बहुबुद्धि, जब इसमें ही दे रखा है कि बहुबुद्धि यानी अनेक प्रकार की बुद्धि, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा। एक बात ध्यान रखना, जहाँ भी केवल दिखे ना वो नेगेटिव होता है, उसे देखते ही काट देना। ये विशेषकर सीटेट में ऐसा ही होता है, जहाँ केवल देखिए समझो कि वो नेगेटिव है तो उसे देखते ही काट दें। तो पहला ऑप्शन तो हमारा वैसे नहीं होगा। और वैसे भी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है, केवल बुद्धि को हम वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही माप सकते हैं, ये गलत है।
एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। अब आप एक बात बताओ, एक आयाम में बुद्धिमत्ता यानी कोई बच्चा है या आप हो, यदि आप मैथ में कमज़ोर हो तो हिंदी में भी कमज़ोर होगे, ये कैसे निर्धारित कर सकते हो? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में कमज़ोर हो हिंदी में तेज होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। तीसरा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, वो बुद्धि सिद्धांत ये है कि अनेक प्रकार की बुद्धि और बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, अर्थात बुद्धिमत्ता अनेक प्रकार की होती है। गार्डनर ने अपनी थ्योरी में 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, वैसे तो अब तो और भी हैं, पर NCERT के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि ही बताई है, तो हम 8 प्रकार की बुद्धि मानकर चलेंगे। और चौथा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। अब आ गए लॉरेंस कोलबर्ग। ये लॉरेंस कोलबर्ग से क्वेश्चन आया है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व, प्री कन्वेंशनल, प्रथागत कन्वेंशनल, उत्तर प्रथागत, पोस्ट कन्वेंशनल, अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल कन्वेंशनल। आपको और सरल कर देता हूँ कि चौथे ऑप्शन को मैं काट ही देता हूँ, ये तो होगा नहीं। अब 3 पे बताऊँ, क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये लॉरेंस कोलबर्ग ने बताई नहीं, ये तो बताई है पियाजे साहब ने। लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 बताई हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल 3 प्रकार की बताई हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसमें किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं, तो इसमें कौन से स्टेज में आएगा ये स्टेज आएगा हमारी प्रथागत यानी कन्वेंशनल स्टेज में। सेकंड स्टेज के अंतर आता है लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 स्टेज और 6 अवस्थाएं बताएं, मतलब 6 चरण बताए हैं इसके, 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताएं, सॉरी। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड प्रथागत, ये प्रथागत के अंतर आता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोस्की, इससे भी एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसको भी ध्यान देकर पढ़ लेना। जहाँ एक बात को ध्यान रखना कि जहाँ भी लेव वाइगोस्की की बात हो वहाँ 3 बातें ध्यान रखना। 3 बातें कौन कौन सी? पहली है भाषा, दूसरी क्या है? संस्कृति, दूसरी क्या है? संस्कृति, और तीसरी है हमारी समाज। जहाँ भी इन तीनों की बात हो तो समझो कि वहाँ वाइगोस्की की बात हो रही है। वाइगोस्की भाषा, संस्कृति और समाज की बात करते हैं। तो जहाँ भी ये तीनों वर्ड दिखो तो समझो कि लेव वाइगोस्की की बात हो रहा है। क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरण, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण ये पियाजे बात करते हैं, जीन पियाजे। लेव वाइगोस्की इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशनल के बारे में भी कोई बात नहीं करते हैं। गुणारोपण, इसके बारे में भी लेव वाइगोस्की कोई बात नहीं करते। अभी मैंने बताया था सांस्कृतिक उपकरण यानी समाज, संस्कृति और भाषा, इनके बारे में पियाजे बात करते हैं, तो हमारा आंसर होगा पहला इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। ये आ गए जीन पियाजे साहब। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में वर्णित करते हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा या मनोबंध। क्या होगा इसका आंसर? पहले पढ़ लो इसका। पहला बोल रहा है मनोवैज्ञानिक उपकरण। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का सिद्धांत ही संज्ञानात्मक विकास पर है, तो मनोवैज्ञानिक उपकरण। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन काटने भी आना चाहिए, हम एक ऑप्शन काट कर हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये दिया था स्किनर ने, तो ये भी गलत हो गया हमारा। तीसरा है विकास का समीपस्थ क्षेत्र।
जेडपीडी के बारे में, जोन ऑफ प्रोमैक्सिमल डेवलपमेंट, इसके बारे में वाइगोस की बात करते हैं, जीन पियाजे कोई बात नहीं करते हैं, तो ये भी गलत होगा। स्कीमा, सबसे पहले स्कीमा है क्या? स्कीमा हमारी जो ज्ञान की जो छोटे छोटे ज्ञान है ना, उसके छोटे छोटे पैकेटों के रूप में एकत्रित होना ही स्कीमा है, और इसके बारे में जीन पियाजे बात करते हैं। तो जहाँ भी स्कीमा दिखे समझो कि जीन पियाजे की बात हो रही है, आंख बंद करके टिक कर देना स्कीमा। तो इसका आंसर होगा हमारा 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक, फिर से संज्ञानात्मक सिद्धांत से आ गया जीन पियाजे के से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक प्री कन्वेंशनल अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? बताओ। पूर्व संक्रियात्मक, जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्था बताई है। कौन कौन सी बताई है? एक तो सेंसरी मोटर बताई है और दूसरी बताई है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मतलब 4 प्रकार की बताई है। तो इनमें से कौन सी होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? गुण कौन सा है उनका इनमें? अमूर्त सोच का विकास, अमूर्त सोच का विकास किस और अवस्था में होता है? ये इसमें नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। विचार सोच में केंद्रीकरण, विचार सोच में केंद्रीकरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक प्री ये आते हैं संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आता है। परिकल्पित निगमनात्मक सोच, निगमनात्मक सोच किस और अवस्था में आती है? ये इसमें नहीं आती है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये इसमें आती है। ये आंसर हमारा इसका 4th नंबर सटीक होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हमारा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा ऑप्शन, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तीसरा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ भी केवल शब्द देखे वो नेगेटिव होता है। देखो यहाँ भी, इन दोनों को आँख बंद करके काट दो। अगर नेगेटिव पॉजिटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव है तो काट दो नहीं। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम सही है कि विकास केवल विद्यालय में होता है। विकास गर्भाधान से लेकर मृत्युपरांत तक चलता है, ना कि केवल विद्यालय में होने वाला है। तीसरा ऑप्शन है, विकास केवल बाल्यावस्था के नहीं, गर्भाधान से मृत्युपरांत। पहला ऑप्शन, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान, विकास की दर सभी के लिए समान नहीं होती है, विकास की दर सभी के लिए अलग अलग होती है। चौथा ऑप्शन है, विकास बहुआयामी होता है। हाँ, ये बिल्कुल सटीक आंसर है, विकास बहुआयामी होता है, विकास अनेक दिशाओं में होता है, अलग अलग स्टेजों में होता है। तो ये हमारा सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? क्रम पूछ लिया, आप बताओ किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। दूसरा ऑप्शन, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। तीसरा ऑप्शन, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक। चौथा ऑप्शन, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। पहला होता है सेंसरी, उसके बाद में आती है कॉन्क्रीट, फिर उसके बाद में आती है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। तो पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक हो गया कि पहले सांवेदिक अवस्था, दूसरी मूर्त अवस्था, तीसरी अमूर्त अवस्था। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? अमूर्त पहले आ गई, तो ये गलत हो गया। तीसरा, मूर्त पहले आ गई, पहले संवेदी आनी चाहिए। चौथा ऑप्शन, अमूर्त पहले आ गई, पहले संवेदी आनी चाहिए। तो 3 ऑप्शन गलत, हमारा पहला आंसर इसका सही होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लास रूम, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में। प्रगतिशील कक्षा में विभिन्नताओं को, अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं उनको एक अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में नहीं बल्कि सहायता के रूप में देखनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी गलत हो गया। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड हमें नहीं करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब लेबल तो करना ही नहीं है।
चौथा ऑप्शन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ये सही है, ये महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो बच्चे के लिए वह अधिगम में सहायक होती हैं, उनमें महत्वपूर्ण होती हैं। हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे ध्यान देना चाहिए। अलग अलग बच्चों की विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। समावेशी, इसका भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, बताओ इसका आंसर। पहला प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पे, अभिवेदित समरूपी निर्देशों पे, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए। पहले तो यही बताओ कि समावेशी होता क्या है। समावेशी होता है सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही क्लासरूम में शिक्षा प्रदान करना, यही समावेशी क्लासरूम होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, केवल प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य होने चाहिए, नहीं प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य कि भाई ये हाईएस्ट आया है, तुझे इतने नंबर लाने हैं, तुझे इतने नंबर लाने हैं, इसी के लिए अधिगम करना है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम या समावेशी क्लासरूम में ऐसा कुछ नहीं होता है। अविभेदित समरूपी निर्देश, यानी सभी को समरूपी निर्देश, सभी को समान निर्देश। तो समावेशी क्लास में अनेक प्रकार के बच्चे होते, तो सभी को समान निर्देश नहीं दे सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ये इस समाज से आता है, ये इस समाज से आता है। तो हमें बच्चों में अलगाव पैदा नहीं करना है, सब बच्चों को समानता का अधिकार है। चौथा ऑप्शन हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करनी, ये बिल्कुल ठीक आंसर है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को, कि इस बच्चे की एबिलिटी क्या है उसको भी का भी योगदान, उसको भी बढ़ावा दे। ये उसमें ये पैदा नहीं करने कि ये इस समाज से है, ये इस समाज से है, नहीं, ये अलगाव पैदा नहीं करना है बच्चे, बल्कि के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए बच्चे को। ये अवसर है ना, ये सी टेट में पॉजिटिव वर्ड है, इस बात का ध्यान रखना, जहाँ अवसर देखे वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ये ध्यान रखना जो मैं पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड बता रहा हूँ ये बहुत काम देंगी क्वेश्चन को जल्दी से करने में। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। मतलब ये सीधा एक फैक्ट क्वेश्चन है कि भाई किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं दिव्यांगजनों के लिए 2016 के अनुसार। मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, और या छात्र जिसको असक्त शरीर है। इसमें सीधा ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन होगा सेकंड विकलांग छात्र। अब तो विकलांग भी यूज नहीं करते हैं, हम दिव्यांगजन यूज करते हैं, पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग छात्र माना गया है, तो इसका आंसर हमारा सेकंड होगा, इसको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस नहीं वर्ड पर विशेष ध्यान रखना, कभी ये छूट जाता है, तो ये अंडरलाइन कर रखा है तो दिख रहा है, कई बार ये छूट जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, क्या नहीं करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल तो करना चाहिए, तो ये तो ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें नहीं पूछा है। सेकंड ऑप्शन संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रियों का उपागमों का इस्तेमाल, ये भी करना चाहिए, पर ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें नेगेटिव पूछा है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी पॉजिटिव है, पर हमें नेगेटिव पूछा है, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग, हमें जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव है और हमें नेगेटिव पूछा है, तो हमारा आंसर होगा इसका 4, इसका आंसर होगा हमारा 4 नंबर। 1 मिनट, 4 नंबर आंसर होगा इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता है क्या, इस वर्ड को पकड़ो। सृजनात्मकता क्या है, क्रिएटिविटी, कुछ नया करना,
बच्चों द्वारा कुछ नया करना, यही सृजनात्मकता है। पहला ऑप्शन है कम परिज्ञान बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। कम परिज्ञान, सृजनात्मकता का मतलब कम परिज्ञान नहीं है। सृजनात्मकता का मतलब तो ये होता है कि भाई नए नए ज्ञान को सृजन करना, नई नई चीज़ों का सृजन करना, ज्ञान को बढ़ावा देना, ये सब सृजनात्मकता के अंदर आते हैं। अपसारी चिंतन, इसका ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता दोनों मिलते जुलते ही हैं। अपसारी चिंतन का मतलब होता है, जैसे आप समझो ये है, इसमें क्या है अपसारी चिंतन में, ऐसे अपसारी चिंतन में चारों ओर फैलाव, मतलब ज्ञान का फैलाव होगा। हम अलग अलग सोच से विचार ग्रहण कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। अपसारी चिंतन का मतलब अनेक तरीकों से। और सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि भाई ज्ञान को बढ़ावा देना, अनेक तरीकों से बढ़ावा देना। तो इसका आंसर होगा हमारा अपसारी चिंतन। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि अति सक्रियता। अति सक्रियता ये एक ADHD होता है, ये इसका आंसर नहीं है, तो तीसरा आंसर हमारा नहीं होगा। असतर्कता ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन विविध संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। सेकंड विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। थर्ड सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्थ ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। बताओ इसका आंसर क्या होगा? पहला बोल रहा है कि भाई ये विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को, विविध अनेक अलग अलग पृष्ठभूमि यानी अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, कि मतलब उनके बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए एक अध्यापक को। विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। पहला ऑप्शन बोला कि विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी नहीं चाहिए बल्कि बातचीत करनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, बिल्कुल ठीक। विविध मतलब अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्र से उदाहरण भी लो ताकि सब बच्चे सीख सके, सब बच्चों के को बढ़ावा मिल सके, उनमें अलगाव की भावना पैदा ना हो सके। तो हमारा आंसर होगा इसका सेकंड। हम और दोनों ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। तीसरा है कि सभी के लिए मानकीकृत आकलन को, मानकीकृत ये वर्ड जहाँ भी आ जाए तो समझो ये नेगेटिव है, क्योंकि मानकीकृत आकलन नहीं करना है हमें। तो थर्ड ऑप्शन गलत होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट, इन पे ध्यान रखना, ये बहुत सहायता करेंगे। चौथा ऑप्शन है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत करे। नकारात्मक, ये तो वैसे ही नकारात्मक वर्ड आ रहा है कि नकारात्मक रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत करे। मजबूत क्यों करना है, उन्हें तो कम करना है बल्कि। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर है सेकंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं, पहला ऑप्शन लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। बताओ क्या होगा इसका आंसर? पढ़ लिया होगा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, उसके बाद में आंसर को पढ़ा करो, एक एक ऑप्शन को, फिर आंसर दिया करो, फिर कभी गलत नहीं होगा। हमें आते हैं सब, बस ऑप्शन को हटाना और करना आना चाहिए कि कैसे करना है। सारा खेल ऑप्शन करने का ही है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, यानी समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लगातार अभ्यास, हम जब किसी चीज़ को बार बार अभ्यास करते हैं तो वो बढ़ती है बल्कि घटती नहीं है। कार्यान्वयन पर जोर देकर यानी क्रियाकलापों पर जोर देकर, जिस बच्चा सक्रिय, अगर क्रियाकलापों पे जोर देंगे तो बच्चा इसमें सक्रिय रहेगा, बच्चा की भागीदारी होगी और बच्चा का अधिगम इससे बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया। अटल प्रक्रिया, इसको देखो, अटल प्रक्रिया यानी अटल कठोर प्रक्रिया, ये तो हमें करनी ही नहीं है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया।
तीसरा ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समरूपों का इस्तेमाल, समरूपों का यानी एक जैसा नहीं लेना है, बल्कि अलग अलग तरीक़ों से हमें बच्चे को पढ़ाना है ताकि बच्चे को बढ़ावा मिल सके। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों में डर की भावना। जब बच्चों में डर की भावना ही पैदा कर देंगे तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसका ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बताओ। मोटिवेशनल। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। बताओ। अभिप्रेरणा, मोटिवेशनल को बढ़ावा कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को दंड देना। अगर बच्चों को दंड दे रहे हैं तो कहाँ से मोटिवेशनल आएगा उसमें? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। एक मिनट इसके ऑप्शन को छोड़ते हैं क्योंकि यही आंसर है, तब तक निचले दो कर लेते हैं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। बहुत आसान, हाँ आसान क्रियाकलाप देनी चाहिए, पर इतनी भी बहुत आसान नहीं देनी चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया कि बहुत आसान देंगे तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा करने में। यंत्रवत याद करने के, यंत्रवत याद, हमें रोट लर्निंग करनी नहीं है, ये आए तो गलत कर देना, ये ध्यान रखना। यंत्रवत याद आए तो समझो नेगेटिव है। दूसरा ऑप्शन बोलता है हमारा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। प्रवीणता, दक्षता हासिल करने पर, लक्ष्यों पर जोर देकर। ये ऑप्शन ठीक है कि भाई बच्चे एक लक्ष्य निर्धारित करे, उसमें इस बात की अभिप्रेरणा हो कि वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे अंदर से मोटिवेशनल आए कि मुझे ये प्राप्त करना है, उस पर वो काम करे। तो हमारा ऑप्शन होगा सेकंड इसका। अब हम चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शर्मिंदगी डैश है, क्या है शर्मिंदगी? खालिस्तान, शर्मिंदगी का संज्ञा से कोई संबंध नहीं है। संज्ञा नहीं। सेकंड ऑप्शन, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चौथा ऑप्शन, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। चौथा ऑप्शन है हमारा, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी ये एक नेगेटिव वर्ड है सर। अगर बच्चा शर्मिंदगी महसूस करेगा तो अधिगम नहीं कर पाएगा, वो अपने क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्लास में अपने आप को संकोचित महसूस करेगा। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान से संबंध है, कोई संबंध नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाँ, शर्मिंदगी का संज्ञान पर यानी हमारे ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। तीसरा पढ़ लेते हैं, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावी है। अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावी नहीं है, ये नकारात्मक प्रभाव गिरता है, जो अभी मैंने बताया था। चौथा ऑप्शन, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। बारंबार पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको घटाना चाहिए ताकि बच्चा क्वेश्चन कर सके, आगे बढ़ सके। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड आंसर होगा इसका। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। टेक केयर। ओके गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में।